और शर्मिला जी, अगर गोल्स को हम बाइफरकेट करना है तो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? आपको अपने आप को समझना पड़ता है कि आप एक व्यक्ति कैसे हैं, आपकी आकांक्षाएं क्या है, आपकी उम्मीदें क्या है, और क्या वो चीजें हैं जिनसे आपको डर लगता है। अब हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक आम आदमी अपनी यूनिक मनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है और वो फाइनेंस प्लानिंग में कैसे रोल निभाती है। जैसे सबसे हमारी पहले अगर हम कह रहे हैं कि प्लानिंग क्यों जरूरी है, उससे पहले ये देखते हैं कि पैसे क्या है, क्योंकि कई बार हमें ये नहीं समझ में आता कि पैसों का एक्चुअली अर्थ क्या है, मुझे अच्छा। क्यों चाहिए, की जरूरत क्या है। जिसे हम इंग्लिश में पीयर प्रेशर भी कहते हैं कि सही। सबने ब्रांडेड चीज खरीदी तो मैंने भी खरीदनी है, बट क्यों नहीं। अगर कोई और दूसरी चीज जो अच्छी क्वालिटी की हो और अगर आपकी वो जरूरत पूरी कर सके, तो क्या आपका वो ब्रांडेड चीजों में खरीदना, निवेश करना उतना जरूरी है, या आप कुछ इंडियन ब्रांड्स का बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीद सकते हैं। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है शर्मिला पुराणक जी। और आज एक इम्पोर्टेंट विषय बात करने वाले हैं हम, फिनेंशियल प्लानिंग 101, क्योंकि हमें बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है ऑडियंस के साथ। दे दे आस्क्ड अस टू इनवाइट समबडी हु कैन कवर फाइनेंशियल प्लानिंग, इसलिए हम एक एक्सपर्ट को लाए हमारे स्टूडियो में आज। और हम ये विषय के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान शर्मिला जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो शर्मिला जी, हम कुछ रैंडम वर्ड्स का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे शेयर करना चाहिए, ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो हम शुरू करेंगे। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. ओके प्लीज। ओके, पहला पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य, उज्जवल, सपना। प्रयत्न और विश्वास, दोनों अच्छा। सपने पूरे करने के। अच्छा। जिज्ञासा। जिज्ञासा, कुतूहल, इसी से हमें उत्तर मिलते हैं। जिज्ञासा होना बहुत जरूरी, उत्तरों का अच्छा। उगम वहीं से। अच्छा। धन। धन में वृद्धि और पर दिन प्रतिदिन वृद्धि। और अच्छा। धन, मैं ये भी कहूंगी कि धन उपकरण, धन को हम उपकरण भी कह सकते हैं, जो एक साधन है आपकी खुशियों का। अच्छा, वंडरफुल। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी। बहुत खूबसूरत, भगवान का आशीर्वाद कि ये जीवन मिला है। बहुत ही सुंदर से जवाब दिए हैं आपने। और मेरी तरफ से भी अब कुछ शब्द आपकी तरफ आते हुए। पहला शब्द आविष्कार। आविष्कार, उन्नति। आविष्कारों से ही हमें उन्नति की तरफ ले जाया जा सकता है। नेतृत्व, लीडरशिप। ये एक जरिया है प्रभाव डालने का, लोगों को प्रोत्साहित करने का। प्रभाव और प्रोत्साहन दोनों। किताब, बुक। दोस्त। बढ़िया। सफलता। सफलता, मैं ये कहूंगी कि एक पड़ाव है, जिंदगी के पड़ाव में से एक है। बहुत ही खूबसूरत सा आपने ये आंसर दिया। और एक आखिरी शब्द मेरी तरफ से है एलियंस, ग्रह अंतरवासी। हमारे भाई बंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम भी एलियन ही है। उन लोगों को हम एलियन है। किसी और के लिए हम भी एलियन ही है।
राइट राइट राइट, सुपर सुपर। और पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मिला जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, बहुत ही उत्साहित हूँ। मुझे आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। वेरी पावरफुल प्लेस टू बी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। प्लेजर प्लेजर। और हम शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। हमारे ऑडियंस के साथ आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए। मेरा नाम शर्मिला पुराणिक है। मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की हैसियत से काम करती हूँ एक वेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी में। मेरा जो शिक्षण है वो फाइनेंस में हुआ है। मैंने सीएफए और एमबीए किया है, और पिछले 15 सालों से मैं टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कार्यरत हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती हूँ जिससे फाइनेंस या पैसों में वृद्धि हो। सो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है मेरी। और मेरे बारे में और अगर बताऊं तो मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। बॉलीवुड की फैन हूँ, और अच्छा भगवान के आशीर्वाद से माँ हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, अमेजिंग। और आप एक गाना सुनाइए हमारे ऑडियंस को। एक एक नहीं तो दो लाइन। माय गॉड, दिस इज वेरी, क्या बोलते हैं, कर्व बॉल डाल दिया आपने मेरे तरफ। आप कोई गाना सुनाइए तो मैं गाऊं। नहीं, आप आपका जो भी पसंदीदा गाना है आप गा सकते हैं, एक लाइन। ओ माय गॉड, आई एम रियली ब्लैंक एट दिस। I'll try it. So should I sing or not? प्लीज गो अहेड। Okay. हमें देखनी है आजादी, हमें देखनी है आजादी, हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। इस बार हम फाइनेंशियल या पैसों की आजादी के बारे में बात करेंगे। वाह 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 वाह, सुपर, सो स्वीट। ओके। सो स्वीट। और आपका गाइडिंग वॉइस कौन है शर्मिला जी? मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे कलीग्स, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिंदगी के उतार चढ़ाव वो हैं जो बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। ये उतार चढ़ावों से भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। तो मेरा गाइडिंग वॉइस वो भी है कि जो जो अनुभव जीवन में आते हैं, मैं उनकी तरफ ये देखने की कोशिश करती हूँ कि इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है, ये मेरे जीवन में क्यों आया है, और मुझे ये अनुभव क्या सिखाना चाहता है। ये मुझे किसी और दिशा में गाइड कर रहा है। बहुत बढ़िया। और शर्मिला जी, हम जानना चाहेंगे कि इस खूबसूरत से सफर में जो आपने हमारे साथ अभी शेयर किया है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंच सके? जैसे कि आपने कहा, ये सफर है, और ये सफर मैं इसलिए सुलभ कर पाई हूँ, या मैं ये कहूंगी इसका आनंद ले पाई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कठिनाइयों से ज्यादा इसके बारे में सोचती हूँ कि इन्हें सुलझाया कैसा जाए। जैसे मैथ्स सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे कैसे सुलझाया जाए, ना कि इस पे रुक जाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं सोचती हूँ कि आपको एक एडेप्टेबिलिटी, या एक लचीलापन होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स कभी आपके मूल्य उसके वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं। आप अगर उस तरह की एक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, तो आई थिंक आपके लिए काफी आसान हो जाता है। एंड दूसरी चीज है कि हमेशा नई चीजें सीखने का ये, आप बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट? हमें अच्छा नहीं लगता है जब कुछ नई चीज सामने आती है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नई चीज के साथ अपनी दोस्ती जल्द से जल्द बना लूं, और उसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाऊं। वाह, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। और हम आगे बढ़ते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग आज का कोर टॉपिक, कोर विषय के बारे में बात करेंगे। क्या आप हमें थोड़ा और ब्रेक डाउन या कहे कि आसान भाषा में
समझा सकता है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्चुअल मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है कि सबके लिए, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल? जरूर। देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि प्लानिंग क्यों जरूरी है, उससे पहले ये देखते हैं कि पैसे क्या है, क्योंकि कई बार हमें ये नहीं समझ में आता कि पैसों का एक्चुअली अर्थ क्या है, मुझे अच्छा। क्यों चाहिए, की जरूरत क्या है। पैसे इसीलिए जरूरी होते हैं क्योंकि आप उनसे आपकी सारी सुविधाएं ले सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो पैसे जो होते हैं वो कभी भी हमारा मूल उद्देश्य नहीं होता है। हमारा मूल उद्देश्य हमेशा ये होता है कि हमारे जिंदगी की आकांक्षाएं, हमारे सपने और हमारी इच्छाएं, वो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होता है। और इन्हें पूरा करने के लिए जो हमारी सहायता करता है उसे हम कहते हैं कि एक उपकरण है, मान लीजिए। जैसे अगर आप गृहिणी हैं और आप खाना बनाती हैं, तो आपके लिए मिक्सी ग्राइंडर एक उपकरण होता है। अगर आप मेल भी है और खाना बनाते हैं तो आपके लिए मिक्सी ग्राइंडर। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो कार आपका उपकरण है, राइट। राइट, तो आप राइट। उससे एक जगह से दूसरी जगह पे, वैसे ही आपके ये जो फाइनेंस की जो जर्नी है, इसमें अगर आप कहें कि मैं आज इस पड़ाव पे हूं और मुझे अगले पड़ाव में जाना है, तो वो अगले पड़ाव पे आपको जो सफलता का अगला पड़ाव है, इनफैक्ट क्योंकि हम पीछे नहीं जाना चाहते, वहां जाने के लिए आपको अच्छी तरह से आर्थिक नियोजन करना पड़ता है, हम्म। राइट। क्योंकि सबसे पहले हमें खुश रहने के लिए हमारे सपने पूरे करने हैं, और हमारे ये सपने पूरे करने के लिए, इच्छाएं आकांक्षाएं पूरे करने का जो साधन है वो आपका पैसा है। और वो पैसा अगर हमें अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए तो आपको आर्थिक नियोजन करना आना जरूरी है। अब ये बात बहुत हमारे जहन में बैठ जाती है, राइट, कि अगर आपके पास पैसे हैं तभी और आप पैसे बना सकते हैं। बट मैं कहूंगी ये उन लोगों की कहावत है जो इसे उतने पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत लोगों को विरासत में काफी जायदाद मिलती है, कभी लॉटरी लग जाती है, पर फिर भी पैसा टिकता नहीं है या वो उसे उतना दुगना चौगुना कर नहीं पाते। बट किसी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है, वो बहुत अलग जगह से आते हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि वो सफलताओं की ऐसी ऐसी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। अच्छा। तो उनके पास तो ये पैसों का साधन पहले से नहीं था, पर वो हम्म। इस तरह से सफल हो पाए क्योंकि उन्होंने पैसों को समझा कि ये एक उपकरण है और मैं अच्छे से सीखूंगा या सीखूंगी कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तब मैं अपने आगे के पड़ाव पे पहुंच पाऊंगी। सो दिस इज, मैं ये कहूंगी कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग है और अच्छा। ये एक बैकग्राउंड है जिसे आप समझिए आपका प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले। जी। तो आपने ना बहुत अच्छे से समझा दिया कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। एक ये चीज जो होती है वो अप्रोप्रिएट बैठती है कि कैसे प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम फेल ही होते रहेंगे। एब्सोल्युटली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शर्मिला जी। और आगे बढ़ते हैं, और आज के समय में जहां सभी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, तो हम रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि पैसे को आगे के लिए बचाना भी जरूरी है और आज की समय में उसको एंजॉय करना भी जरूरी है। तो कहिए कि जिंदगी के मजे लेते हुए स्पेशली कैसे हम इसको प्लान कर सकते हैं, और जो नए हैं इस जर्नी में उनके लिए आपकी क्या एडवाइस? बिल्कुल, आपने थोड़ी सी संजीदा बात कही, तो मैं यहाँ पे आपसे और आपके दर्शकों से कहूंगी कि एक पेन और पेपर ले लीजिए, और अगर आप एक्सेल के साथ कंफर्टेबल है तो आप आपके लैपटॉप में एक एक्सेल खोल लीजिए। क्योंकि फाइनेंस दो चीजों का विषय है, एक तो आपकी संभावनाओं का और आपकी संवेदनशीलता का, और दूसरा गणित का भी है। तो यहाँ पे हमें दोनों समझना पड़ता है। आपको अपने आप को समझना पड़ता है कि आप एक व्यक्ति कैसे हैं, आपकी आकांक्षाएं क्या है, आपकी उम्मीदें क्या है, और क्या वो चीजें हैं जिनसे आपको डर लगता है। तो अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, और दूसरा थोड़ा सा गणित समझना भी जरूरी है। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप किसी भी पड़ाव पे हैं, फिर भी फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी कोई देरी नहीं होती है, आप कभी भी अच्छा। शुरू कर सकते हैं, या उसे आप व्हाट आई से इज दैट रीस्टार्ट भी कर सकते हैं।
अच्छा, राइट? या रिकैलिब्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कार की बात की है, तो जैसे हम इंजन रिकैलिब्रेट करते हैं उस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि अगर जैसे आपने कहा कि कहीं जाना है, प्लान करना है, तो आपको कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। तो कहाँ जाना है इज योर गोल। तो हम्म, गोल जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हम कहते हैं मस्ट हैव गोल, राइट? लाइक मुझे मेरे रिटायरमेंट का प्लानिंग करना ही है। आजकल हम में से बहुत लोग अपना गांव घर छोड़ के शहरों में आते हैं, प्राइवेट में नौकरी करते हैं। तो हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस तरीके की पेंशन अब नहीं है आपके पास। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं कि बहुत ही जरूरी है, आपको करनी ही करनी है। बट इसके साथ में कुछ ऐसे भी उद्देश्य होते हैं, जैसे मुझे दुनिया घूमनी है, हम्म, मुझे अपने लिए कुछ पढ़ाई करनी है, या मान लीजिए संगीत सीखना है, तो मुझे अपने लिए कुछ पैसे जोड़ के रखने हैं। सो ये अलग अलग उद्देश्य होते हैं। और जब भी आप ये उद्देश्य के बारे में सोचिए, तो मैं हर किसी से कहती हूँ कि एक सवाल बार बार पूछिए अपने आप से, और वो सवाल है क्यों। हम्म, राइट? मुझे आईफोन खरीदना है, क्यों? 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 कम से कम 3 बार ये सवाल अपने आप से पूछिए। और जब अगर आपको लगे कि हाँ, तीनों बार इन क्यों के सवाल जवाब ऐसे आ रहे हैं जो दर्शाते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए जरूरी है, तभी उसे अपना उद्देश्य बनाइए। राइट? ये या कुछ भी हो सकता है कि मेरे दोस्त ने एसआईपी की इतनी इतनी, तो मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं होता। आप फिर से पूछिए क्यों? क्या उसने की तो मुझे करनी चाहिए? तो अभी हमने सीखा कि हमारा उद्देश्य कैसे हमें डिफाइन करना है या तय करना है कि मेरा उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य पता चलने के बाद में आपको इसके लिए कुछ पैसे अलग से जोड़ के रखने हैं, जिसे हम तौर पे कहते हैं कि सेविंग्स। मैंने हम्म, इतना सेव किया, उतना सेव किया। तो आम तौर पे कैसे होता है कि हर इंसान सोचता है कि चाहे वो मध्यम वर्ग का हो या उत्तम या उच्च वर्ग का हो, जितनी भी आपकी आमदनी हो, सामान्यतः हम ऐसा करते हैं कि मेरे सारे खर्चे हो जाने के बाद जो पैसे मेरे पास बचे हैं वो मेरा सेविंग का हिस्सा है। बट अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको कहाँ तक पहुंचना है। तो आप उल्टा हिसाब लगाएंगे। आप पहले डिसाइड करेंगे कि मुझे इतना इतना सेव करना है। मेरी तनख्वाह के 20%, 10%, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो मेरे इनकम या प्रॉफिट में से मैं इतना अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा, यानी आपके बिजनेस में दोबारा जोड़ेंगे, या मैं वो अपने लिए एज ए सैलरी निकाल के उसे इन्वेस्ट करूंगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो हम क्या करेंगे, पीछे चलकर आएंगे रादर देन आगे चलते हुए। इससे क्या होगा कि जो हम ये कहते हैं ना कि मैं ये कहूंगी कि ये व्यायाम की तरह है कि हम्म, आपको करना ही है। राइट? आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जैसे हमें जिम जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, राइट? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन का ये होता है कि रोज उठना जाना। बट ये आप समझिए कि ये वो व्यायाम है कि जो आपकी फाइनेंशियल तंदुरुस्ती बरकरार रहेगा। तो अब आपका गोल तैयार हो गया, आपका सेविंग्स तैयार हो गया। दूसरा, आपको आपके खर्चों के बारे में बहुत सतर्क रहना है। हम जिसे कहते हैं कि लीकेज, जैसे पानी की टंकी होती है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है और धीरे धीरे करके बूंद बूंद पानी बहता जाता है, आपको पता नहीं चलता कि कब टंकी खाली हो गई है। उसी तरह से आपको देखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स में कि कितने बार आपने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, इस छोटी चीज से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक। राइट? कि आपके कितने लोन रीपेमेंट आपके छूट गए और आपको उसकी पेनल्टी या फाइन भरना पड़ा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त होते हैं, अपना दफ्तर का काम, अपने घर के काम की, कभी कभी लगता है कि अरे इस पे कौन ध्यान देगा। और हम्म, होता है कि वो इंश्योरेंस ईएमआई आप इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट देना भूल जाते हैं, फिर आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का लीकेज हो गया, जिससे आपकी टंकी बिना वजह खाली होती जा रही। दूसरा, मैं ये भी एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खर्चे ऐसा करते हैं कि जो समाज के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर शायद हमारे लिए नहीं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी शादियां, राइट? जैसे बड़ा या बड़ा घर, हमें ये कोठी लेनी है क्योंकि हमारे इसमें सबकी है, हम्म, शादी हम्म, में इतना तो होना ही चाहिए। पर आप एक बार सोच के देखिए कि आपके आज की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार क्या वो खर्च आपके लिए, आपकी आर्थिक सेहत के लिए सही है, या वो आपकी आर्थिक सेहत खराब कर देगा।
राइट? जिसे हम इंग्लिश में पीयर प्रेशर भी कहते हैं कि सही। सबने ब्रांडेड चीज खरीदी तो मैंने भी खरीदनी है। बट क्यों ही, अगर कोई और दूसरी चीज जो अच्छी क्वालिटी की हो और अगर आपकी वो जरूरत पूरी कर सके, तो क्या आपका वो ब्रांडेड चीजों में खरीदना, निवेश करना उतना जरूरी है? या आप कुछ इंडियन ब्रांड्स का बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीद सकते हैं? तो ये हम्म, भी लीकेज है। और ये लीकेज दो तरह से होता कंट्रोल हो सकता है। एक तो कई बार आपको आपके खर्चों का पता ही नहीं होता, और दूसरे बार आपका आपके मन पे कंट्रोल नहीं होता। राइट? हम्म, आप कभी समाज के प्रेशर में आके कुछ खर्चा करते हैं, तो आप ध्यान से सोचिए कि ये लीकेजेस कहाँ हो रहे हैं। इसमें से भी आपकी बहुत सारी सेविंग हो सकती है, जो आपको लगता है कि आज संभव नहीं है। आप मुझे कह रही हैं कि इतना पैसे मैं कैसे डाल दूं, पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये पैसे आपके ही बैंक अकाउंट में से, आपके ही जेब में से बाहर आ जाएंगे वापस। सो वो है। तीसरी चीज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप इस चीज का भी ख्याल रखिए कि रिस्क। रिस्क माने क्या? हिंदी में अगर हम कहें सीधा सीधा ट्रांसलेशन, तो खतरा। हम्म, तो हम जब कुछ भी चीज करते हैं तो उसके साथ एक थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, खतरा एसोसिएट रहता है। अगर आप रोज ऑफिस भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी होती है। वैसे ही आपको ये सोचना है कि मैं अपने जीवन में कितना खतरा उठा सकता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, या उठा सकती हूँ। अगर मैंने कहीं पे 100 रुपए डाले और अगर वो 100 रुपए पूरे चले गए, तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ? या उसमें से 50 गए तो मैं कंफर्टेबल हूँ? मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है? मेरी लायबिलिटीज कैसी है? क्या मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का या मेरे बच्चों का किस किस की कितनी जिम्मेदारियां हैं, या मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां नहीं है? राइट? तो हम्म, ये आप लायबिलिटीज असर्टन करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और हम आगे बात करेंगे कि ये रिस्क समझना क्यों जरूरी है, हम्म, क्योंकि हम हर एक चीज में जब निवेश करते हैं तो उस चीज के साथ उसके जोखिम और खतरे साथ में आते हैं। आपने बहुत बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी कि खतरे और जोखिम पढ़िए। राइट? सही। बट हम हम्म, एडवर्टाइजमेंट आगे बढ़ा देते हैं या भूल जाते हैं। बट वो जोखिम होती है, और इसके लिए सबसे पहले अपने आप को समझिए कि आप कितनी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। हम्म, राइट? अगेन, और दूसरा जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि आज आपने कितना कर्जा लिया हुआ है। वो चाहे किसी भी चीज का हो, आपके घर के लिए हो, आपकी गाड़ी के लिए हो। राइट? तो वो पता करना भी बहुत बहुत जरूरी है। या आप आगे कोई कर्जा उठाना चाहते हैं किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये क्या हो गए, ये पिलर्स हो गए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अगर आपने एक एक्सेल पे ये लिख लिया कि मेरा ये गोल है, आपने एक जगह लिख लिया, मैं इतना इतने मेरे इनकम है, इतने मेरे एक्सपेंसेस हैं। राइट? और उस पे एक्सपेंसेस लिखने से पहले भी आप लिखेंगे कि इतना मैं सेव करना चाहता हूँ या बचाना या जोड़ना चाहती हूँ। उससे आप माइनस करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके पास इनकम आता है आपका, चाहे वो बिजनेस इनकम हो या आपका सैलरीड इनकम हो, वो टैक्स कट के आता है। राइट। अब आप उसमें एक और फैक्टर जोड़ दीजिए, आप आपका सेविंग्स भी उसमें से काट लीजिए, और फिर सोचिए कि ये बचा हुआ पैसा मेरा है, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। तो आप ये अमाउंट आपकी आपके पेपर पे आ चुकी होगी। अब ये जब हम्म, अमाउंट आपके पास आई है, तो आप सोचेंगे कि मैं कितनी रिस्क ले सकती हूँ, या मेरा डेट कितना है, और फिर मैं ये अमाउंट के जरिए पे या डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। आई हम्म, होप हम्म। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट शायद समझ आ चुका हो। या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिए। नहीं नहीं, आप जो भी चीजें बताए वो तो रियलिटी में हो रहा है। हम ऑब्जर्व करते हैं, और कभी भी हम शॉपिंग मॉल गए तो इम्पल्स बाइंग भी होता है। वहां पे इरेसिस्टिबल ऑफर्स रहते हैं, जो कि बाय वन गेट वन, अगर हमें जरूरी है या नहीं हम खरीदते हैं। राइट? एंड इट हैपन स्पेशली अगर डीमार्ट गए तो हम एक क्या बोलते हैं कि हिसाब से जाते हैं कि हम ये कुछ चीजें खरीदना, मगर वहां पे उतना कंपेलिंग ऑफर्स होता है, हम 1,000 के बिना विल एंड अप बाइंग 4,000, नहीं या तो 5,000, नहीं तो इससे बढ़ के भी हम खर्च करते हैं। लाइकवाइज हम वो लीकेजेस के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। और आप अच्छी तरह से बताइए आपने। और शर्मिला जी, अगर गोल्स को हम बाइफरकेट करना है तो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? राइट। तो जैसे हमने कहा कि मेरा जैसे मान लीजिए अगर मैंने अभी जॉब ज्वाइन किया है, हम्म, तो हो सकता है कि मेरा कोई स्टूडेंट लोन हो जो मुझे
चुकाना हो, या मेरे कुछ मुझे गाड़ी लेनी हो, ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती हैं, या किसी के लिए कुछ गिफ्ट लेना। तो जो भी चीजें आपको एक साल भर के अंदर करनी है, उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, राइट? क्योंकि पैसा अच्छा। जोड़ने के अंदर अगर 12 महीने के अंदर आपको करना है। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अगले 5 सालों में करना है, जैसे 5 सालों में आपकी शादी है, या आपको कोई कुछ और, आपका जॉब छोड़ के एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो वो हो गया आपका मिड टर्म प्लानिंग। और कुछ चीजें हैं जैसे रिटायरमेंट है, जो आपको आज से 10 साल, 20 साल, 40 साल आपके उम्र के हिसाब से जो सबसे आखिर पड़ाव है, तो उसे हम कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अच्छा। हम कभी भी ये प्लानिंग शुरू करने से पहले 2-3 चीजों का खास ख्याल रखते हैं, राइट? पहले चीज ये कि जब आपके पेपर पे हमने एक्सपेंस वाला यानी आपके खर्चे वाला नंबर निकाला, तो हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, राइट? हम बोलते हैं ना, प्रिपेयर फॉर थिंक अबाउट द वर्स्ट बट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। ऐसे एक इंग्लिश में कहावत है कि अच्छी चीजों की तैयारी कीजिए पर सबसे बुरा हो। और हमारा मन ही ऐसा है कि ऐसा दुष्ट होता है कि अलग अलग चीजें सोचता है जो कोई और नहीं सोचता हमारे बारे में। तो हम हमेशा ये सलाह देते हैं सबको कि आप एक अपने पास एक इमरजेंसी फंड जैसा कुछ बना लें, अच्छा। राइट? वो क्या फंड होता है कि जो भी आपका 3 से 6 महीने का खर्चा है, वो आप अलग निकाल के सबसे पहले उसके लिए सेविंग करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी आपत्ति आ गई जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, फिर भी आप उसके लिए तैयार हैं। कुछ भी हो सकता है, भगवान करे कुछ ना हो, बट अगर ऐसा हो तो आपके पास एक ये फंड तैयार है जिससे आप चैन की नींद सो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उपयोग ये होता है कि फिर आप गलत सलत लोन्स नहीं ले लेते। जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा पे इंटरेस्ट जिसका है वैसा लोन ले लिया, या यारों दोस्तों से लोन ले लिया, और फिर आप उस जाल में फंस गए। क्योंकि जब आप किसी अपनों से पैसे लेते हैं तो आप एक तरीके से उनसे कमिट कर देते हैं, राइट? आपको उनकी हर बात माननी पड़ती है, और ये सही है। आपके लिए शायद मानसिक तौर पे आपके इतना अच्छा ना हो, आपको मानसिक शांति से ये बहुत दूर ले जाता है। इसलिए ये एक इमरजेंसी फंड हम हमेशा क्रिएट करने की सलाह देते हैं। ये जो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचिए, उससे पहले भी आपको ये करना है। दूसरी चीज जो हम सबको करने के लिए कहते हैं, वो है कि आप अपने लिए इंश्योरेंस खरीदें। आप जितनी जल्दी इंश्योरेंस खरीदते हैं, आपका एज जितना कम है, उतनी आपकी बीमारियां कम होती है, आप मेडिकली उतने ही फिट होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा इस पे इंश्योरेंस मिल जाता है। तो मैं कहूंगी कि आप जितने जल्दी इंश्योरेंस ले लें, आपकी भी शांति है, आपके घर वालों की भी शांति हो जाती है। आगे ना ऐसा नहीं होता कि हम ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम डर की भावना से आ रहे हैं। हम इस भावना से आ रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, राइट? सेकंड चीज होती है कि मेडिकल इंश्योरेंस ऑल्सो। हम्म। मेडिकल इंश्योरेंस माने आपकी सेहत के लिए। आजकल काफी बीमारियां हो गई है, इंडिया दुनिया का डायबिटिक कैपिटल हो गया है। ये सही बात नहीं है, बट इसको कंटेन करने के लिए एक तो सेहत का ख्याल रखें, और दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें। काफी सारे ऑप्शंस होते हैं आपके लिए, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी लें, तो आपकी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे कंट्रोल में आ जाएगी। और ये जो सारे आपके उद्देश्य हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसकी पूर्ति के लिए आपको ये पैसा किसी न किसी जगह पे निवेश करना पड़ेगा, राइट? आप इसे निवेश करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं आज के डेट में। हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप पुराने जमाने में बहुत ज्यादा सोना खरीदते थे, क्योंकि उनके लिए वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। आज के डेट में भी आप वो खरीद सकते हैं, बट मैं ये कहूंगी कि सोना के जो गहने होते हैं, शायद औरतों को ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगे, बट सोने के गहने आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं हो सकते हैं। दो चीजें होती है, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा होता है, टैक्सेस और उसकी बनाने की जो कॉस्ट होती है जिसे मेकिंग चार्ज कहते हैं वो, और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी होती है। मान लीजिए कि आपको किसी ने बर्थडे पे कुछ एक हार गिफ्ट दिया, या आपने अपने लिए कुछ बनवाया, तो आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा कि आप उसे बेचें, क्योंकि अब आपका दिल जुड़ गया है उसके साथ। तो इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाता है सोने या चांदी के गहनों की या वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट करना।
उसके अलावा आप इसे गोल्ड बॉन्ड्स में, बीज होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हम सभी को पता है, निवेश पत्रों के बारे में भी हम सभी को पता है। इसमें जो हमने सबसे पहले बात की खतरों की, रिस्क की, ये काफी कम होती है। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। और धीरे धीरे जैसे आपकी आमदनी, इनकम बढ़ता है या आपका रिस्क लेवल कम होता है। और जब मैं कहूँगी आमदनी बढ़ती है तो दो तरीके से सोचिए। जब आप नया नया जॉब शुरू करते हैं तब हो सकता है आपके पास ज्यादा सुविधा हो सेविंग्स करने की, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम। पर काफी लोग बहुत सोच विचार में पड़ जाते हैं या अपने दिल के ऊपर बहुत बोझ ले लेते हैं शादी और बच्चों के बाद, 30 और 40 की उम्र में, कि अरे मैं तो इतने पैसे जोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो कुछ सेविंग्स हो ही नहीं पा रहा है, खर्चे कितने हैं। तो इस बार का लोड ना ले। मैं सबको ये कहूंगी कि लाइफ के हर एक फेज होते हैं, आप इसे एंजॉय कीजिए। और मेरी बात मानिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आप 50s में एकाएक जब आपकी काफी सारी जिम्मेदारियां कम होने लगती हैं तो आपका सेविंग पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है, और उस वक्त आपकी सैलरी भी काफी अच्छी हो चुकी होती है। तो आप वहां पे 2 इंजन की जगह आप ये सोचिए अब आपकी गाड़ी में 4 इंजन लग गए हैं। तो इस बात का भी बुरा ना मानिए कि मेरा अभी कम हो पा रहा है। तो लाइफ का हर एक फेज एंजॉय कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फेज एंजॉय करते करते आपने फिक्स्ड इनका डिपॉजिट्स हो गए, पोस्ट डिपॉजिट्स, इनमें थोड़ा खतरा कम है। फिर आप एसआईपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपए से, 500 रुपए से, जो भी आप करना चाहें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसमें डालें। और उसके आगे में अगर आप थोड़े और आपका खतरा लेने का मन है तो आप स्टॉक मार्केट्स में, और सिर्फ खतरे की भी नहीं, जानकारी की भी यहाँ बहुत जरूरत होती है। क्योंकि बिना जानकारी, जैसे अगर आप पानी में कूदते हैं तो अगर आपको तैरना आता है तो ही आपको कूदना चाहिए, दूसरे को तैरना आता है इसलिए आप पानी में नहीं कूदेंगे। तो इसी तरह से मैं कहूंगी कि आप निवेश भी किसी जगह करते हैं तो ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां पे आपको तैरना आता हो या थोड़ी बहुत जानकारी। राइट। आप स्टॉक्स में है, फिर ऑप्शंस है, बहुत लोग एफएनओस करते हैं, फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं। बट सबसे अच्छा क्या है, मैं किस में इन्वेस्ट करूं, ऐसा लोग करते हैं। मैं सिर्फ एसआईपी करूं क्या, मैं सिर्फ एफडी लूं क्या, या मैं कुछ और करूं। तो ऐसा नहीं, मैं सबको ये कहती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब लो, अपने खतरा सहन करने के कैपेसिटी के हिसाब से लो। राइट। Yep. तो सब लोग जैसे अगर हम कहते हैं ना कि अगर आपने आपकी सारी चीजें एक ही जगह रख दी हम्म। और वो बह गया तो क्या, पर अगर आपने उसे 4 जगह रखी है तो कम से कम एक तो पक्का चलेगा। राइट। इसे हम नॉर्मल हमारी इकोनॉमिक के लैंग्वेज में हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। अच्छा। तो किसी एक में ना रखे, कोशिश कीजिए कि आप उसे थोड़े से अलग अलग तरह के इसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपका खतरा भी बढ़ जाएगा और आपको जितने रिटर्न्स आने हैं, राइट, वो भी बराबर से आते रहेंगे। शर्मिला जी, आपने ना बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को टूल्स भी समझाए हैं और उनके यूजेस भी समझाए हैं। पर एक बात डिपेंड करती है कि ये करने वाला एक इंडिविजुअल होता है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक आम आदमी अपनी यूनिक मनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है और वो फाइनेंस प्लानिंग में कैसे रोल निभाती है, हमारी वो यूनिक आइडेंटिटी जो मनी पर्सनालिटी है वो। पायल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये चीज मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं हमेशा कहती हूँ कि फाइनेंस या निवेश ये मैथ या इकोनॉमिक्स का उतना कंपोनेंट नहीं है जितना एक इंसान की साइकोलॉजी का है। कि आपकी पैदाइश कैसे हुई है, आपके विचार क्या हैं, आपके मूल्य क्या है, और आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, ये बहुत डिटरमाइन करता है कि आपका फाइनेंशियल सक्सेस कैसा। सो मैं आपको एक मोटा मोटी ऑन अ वेरी हाई लेवल, राइट, हम डिस्कस करेंगे कि कैसी पर्सनालिटीज होती हैं और लोग उस पर्सनालिटी के हिसाब से कैसे निवेश करते हैं या उसके क्या खतरे हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले पर्सनालिटी आती है वो, मान लीजिए हम उन्हें कहते हैं रिस्क टेकर्स, या हिंदी में कहिए खतरों के खिलाड़ी, जिन्हें खतरा लेने पे बड़ा मजा आता है और जिन्हें
बहुत सारी अलग अलग चीजें करने में बहुत दिलचस्पी होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। उन्हें वो हमेशा सतर्क रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट इसका हर चीज का जैसे एक अच्छाई होती है, वैसे एक डाउनफॉल भी होता है, राइट? कि इसका पिटफॉल क्या होगा, ये हो सकता है कि आप ज्यादा रिस्क अज्यूम कर लें आपके जरूरत के हिसाब से, या आप ओवर डाइवर्सिफाई कर ले, या ये भी हो सकता है कि आप किसी और के बातों में कह सुन के कुछ गलत फैसले भी ले लें। सो ये एक पर्सनालिटी होती है। और एट द एंड ऑफ इट, पायल, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, इन सब पर्सनालिटीज में। तो श्योर। चलिए दूसरी पर्सनालिटी सोचते हैं। दूसरी पर्सनालिटी वो होती है कि जिसे हम प्लानर पर्सनालिटी कहते हैं ना, वो लोग जो बहुत सोच विचार करके कोई भी निर्णय लेते हैं। हर चीज करने से पहले 10 बार सोचेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक संयम होता है उनके तरफ। तो ये जो है, ये डिसिप्लिन को दर्शाता है, और दूसरा कि कॉशन को भी दर्शाता है कि वो हिचकिचाते हैं निर्णय लेने से पहले। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। इससे आप अंधाधुंध रिस्क नहीं लेंगे, आप सोच समझ करके विचार करके करेंगे। बट कई बार ये हो जाता है कि इसके चलते क्या होता है कि आप निर्णय बहुत देर से लेते हैं या वक्त पे नहीं ले पाते, और उस वजह से आपके हाथ से बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है। क्योंकि फाइनेंस ऐसा चीज है जिसमें समय बहुत बलवान होता है। आपको सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप बहुत सोचते रह गए तो हो सकता है कि गाड़ी स्टेशन से निकल जाए, चूक जाए आप। तो ये होता है एक संयमी स्वभाव। दूसरा एक होता है जो थोड़ा तितली जैसा एक स्वभाव होता है। जो लोग बेफिक्र होते हैं, बिंदास होते हैं, राइट? ज्यादा सोचते नहीं। तभी सोचते हैं जब टैक्स भरने का वक्त हो या कोई मुश्किल आ जाए, या फिर पूछ ले, अच्छा पायल तू क्या कर रही है, अच्छा तूने ये खरीदा, ठीक है चल मैं भी ले लेती हूँ, मैं ज्यादा नहीं सोच रही। तो एक वो भी चीज होते हैं। बट ये भी अच्छा है कि आप शांति से रात को सो सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इनको नहीं है, अच्छी बात है। बट ये थोड़ा सा दिक्कतदायक तब हो सकता है जब एकाएक सामने कोई बड़ा खर्चा आ जाए, और तब आपको तैयारी के लिए समय ना मिले, या अगेन आपने खुद अच्छे से सोच विचार करके निर्णय ना लिया हो, और फिर आपको बाद में उस निर्णय को लेके पछताना पड़े। इन व्यक्तियों को भी इस बात को समझना होगा कि अपना स्वभाव ऐसा है कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, या मेरे हाथ से जल्दी खर्चे हो जाते हैं। तो अपने आप में ये डिसिप्लिन, वो शिस्त बोलते हैं ना, वो कहाँ से लाए और कैसे लाए। चौथा होता है, आ, हम लोग कहते हैं ना, दानवीर और दानशूर लोग होते हैं। हमारे घर में से बहुत लोग होते हैं, हमारी माएं ऐसी होती हैं जो अपने थाली में से निकाल के आपको खिला देती हैं, राइट? काफी बार ऐसा होता है कि औरतें जो होती हैं वो बहुत अच्छा कमाती होती हैं, बट वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अपने पति के पास दे देती हैं जो भी उनकी इनकम आती है। और फिर इतना और वो उनके हाथ से निकल जाता है। और अगर हस्बैंड उसे ठीक से ना इन्वेस्ट कर पाए तो दोनों को मुश्किल होती है। या अगर रिश्ते में कोई दरार पड़ जाए तो उस औरत के पास इतनी कमाई के बावजूद भी हाथ में कुछ नहीं रह पाता। कई बार हमारे माँ बाप ऐसा करते हैं कि हाँ, सब कुछ हमारे लिए बेच देते हैं, या घर पे कर्जा ले लेते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादियां हो, और उनके पास आखिर में कुछ नहीं बचता। कई बार बच्चे वापस घर लौट के नहीं आते, तो माँ बाप की हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसे कई हैं जब आप, हो सकता है आप किसी दोस्त को उधार दे दें और वो वापस ना लौटाए। तो दान देना बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ना देते रहें, आप जितना देंगे आपके पास दुगना आएगा। बट सोच विचार करके दी, पहले एक कुछ पोर्शन अपने पास निकाल के रखिए। अगर आपके पास 4 निवाले हैं तो कम से कम एक निवाला अपने पास रखिए, फिर बाकियों का। जैसे फ्लाइट में कहते हैं ना कि पहले अपना मास्क पहनिए फिर दूसरों को पहनाइए, उसी तरह से अगर आप ये करते हैं तो ये पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे लोगों से है, और आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत टेंशन आता है, बहुत स्ट्रेस आता है, बहुत चिंता करते, बाप रे क्या होगा, बहुत डर लगता है, क्या करें कैसे करें।
और इस डर के वजह से, इस अति चिंता के वजह से भी वो राइट डिसीजन ले नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, समझने के लिए कि जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं क्या वो सचमुच उतना चिंता का विषय है, राइट। और अगर आप खुद से कुछ निर्णय नहीं ले पाए तो आप ऐसे जानकार व्यक्ति से, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, जिसे आप ट्रस्ट करते हो, जिन्हें इस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, उस व्यक्ति से गाइडेंस ले, ताकि आप इसके पिटफॉल्स ये कर सकें। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है। वैसे हमारे मराठी में बोलते हैं व्यक्ति उतने बल्ली, राइट, जितने लोग उतनी पर्सनैलिटीज। तो बट ब्रॉडली ये कैटेगरीज होते हैं, और ये सब अच्छे हैं। बस सबको अपना अपना सोचना है कि मैं कहाँ पे गलत हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, और बस उस बात को अवॉइड करना है। अच्छा। ओके, बिल्कुल। पायल, आप कौन सी पर्सनालिटी है? मैं अपने आप को सेकंड नंबर वाली पर्सनालिटी में रखना चाहूंगी, जहां मैं सोचती हूँ कि पहले थोड़ा बचा लिया जाए फिर खर्चा किया जाए। प्लानर वाले में मैं अपने आप को रखना चाहूंगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं हर्ड मेंटालिटी की, शायद जिसे हम हिंदी में, अगर मैं टू द पॉइंट अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो शायद भेड़ चाल जिसे बोलते हैं, इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। ये भी एक वही विकार है जिसे मैं कहूंगी कि एक सामाजिक विकार है ये, राइट। और मैं इसे विकार ही कहूंगी, क्योंकि क्या होता है कि आपको क्या चाहिए अगर वो आपको पता नहीं है, क्या चीज मुझे खुशी देती है अगर मुझे वो पता नहीं है, तो मैं ये अपने आप को किसी दूसरे के मुकाबले से, दूसरे की नजर से देखना शुरू कर देती, राइट। तो आपकी नजर में अगर शर्मिला ऐसा ऐसा करती है तो अच्छी है, तो मैं आपके नजर में अच्छी बनने की कोशिश करना शुरू कर देती, राइट। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि थोड़ा हो सकता है आप में आत्मविश्वास की कमी हो, या आपको किसी चीज के बारे में उतनी जानकारी ही ना हो, इसलिए आप वैसा करते हैं। और फाइनेंस की दुनिया में ये बहुत खतरनाक हो सकता है, राइट। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने इतने मेहनत से जोड़े हुए, आपके जैसे हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, ये आपके खून पसीने की कमाई होती है, राइट। और लिटरली वो बहुत बार वैसी होती है। तो आप ये पैसे किसी को दे रहे हैं, किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी खुद की उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ना कि आज बहुत सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, जरूर कीजिए। ये बहुत अच्छे व्हीकल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दें, बट आपको सही से पता होना चाहिए कि मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। और छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए तो थोड़ा सा पढ़िए उसके बारे में, कि वो कंपनी क्या काम करती है, उसे कौन चलाता है, क्या वो कंपनी मुनाफे में है या उसे नुकसान हो रहा है, उनकी मुनाफा कमाने की क्या सचमुच तैयारी है। तो अगर आप ये थोड़ी सी चीजें, एक थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट अगर आप वो थोड़ा पढ़ें, और आजकल के इंटरनेट के जमाने में जो हर छोटे छोटे गांव शहरों में भी है, आप आसानी से ये सब चीजें पढ़ के अपने आप को सजग बना सकते हैं। और ये जानकारी मिलने के बाद आप इन्वेस्ट करें, ताकि आप इस हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल से बच जाएं, और जो निर्णय हो वो आपका हो। क्योंकि हमें हमारा निर्णय हमेशा खुशी खुशी देता है, और दूसरों का निर्णय हमें शायद खुशी ना दे या बहुत बार दुख ही देकर जाए। तो अपना निर्णय खुद से लेने की कोशिश करें, या तो जैसे मैंने कहा कि जो फाइनेंस के क्षेत्र में जिसने पढ़ाई की है, जो एक्सपर्ट है, उसके पास जाकर ही इन चीजों को समझ के फिर इन्वेस्ट कीजिए। सुपर्ब। थैंक यू। बहुत अद्भुत बातचीत रही है अब तक, और अब एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके और थोड़ा एक्साइटिंग बनाने का समय आ चुका है। हम दूसरा रैपिड फायर राउंड, एक दिलचस्प रैपिड फायर राउंड को ओपन करेंगे। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। ओके। ओके, सो आपका एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, और इसे अभी और इनको अभी थोड़ा स्पीड अप करेंगे। पहला सवाल मेरे तरफ से, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? मैं कहूंगी अभी सही है।
काफी बार हम सोचने लगते थे कि मुझे देर हो गई है, आज करूं कल करूं, पर मैं हम्म। हमेशा सबको कहती हूँ अभी, अभी अभी इज सही, इंग्लिश में नाउ इज राइट। नाउ इज राइट, सुपर। और आपके बॉलीवुड का प्यार देखते हुए हम जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर आपको कोई, कैन बी एनीवन, डेट करना हो किसी सेलिब्रिटी के साथ में, तो वो कौन होगा और क्यों? और वो फैमिली मेंबर नहीं हो सकता है, ओके क्लास। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ आप कह रहे हैं? किसी भी सेलिब्रिटी के साथ आपका किसी भी सेलिब। बॉलीवुड क्या? मुझे ऋषिकेश दा की फिल्में बहुत पसंद है, पुरानी फिल्में हैं, बट उन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई हैं, आई थिंक जो उनकी समझ है इंसानों के प्रति, उनके स्वभावों के प्रति बहुत ही गहरी है, तभी शायद वो इतनी अच्छी फिल्में बना पाए हैं। तो अगर मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला होता कि मैं उनसे एक बार भी मिलती तो मुझे बहुत खुशी होती। और आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है उनकी, जो उनकी सिंपल सेंट्रिक मूवीज में कहूंगी कि होती थी, चुपके चुपके जिस तरीके से है, या बावर्ची भी शायद उन्होंने ही करी थी? हाँ, ये चुपके चुपके हो गया, बावर्ची हो गई, मेरे ख्याल से गोलमाल भी उनकी थी। तो ये काफी मूवीज हैं जो हमें जिंदगी का आईना भी दिखाती हैं पर हंसाती भी हैं। तो कोई भी, आई थिंक ही वाज अ लेजेंड, राइट? एक पिक करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। एब्सोल्युटली। अच्छा, और दूसरा सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे? अम्म दो चीजें हो सकती हैं। मैं ये कहूंगी कि जैसे मैंने कहा नाउ इज राइट, वैसे स्टार्ट राइट अवे। तो हम्म। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, आप अच्छा। अभी से शुरू कीजिए। तो हम्म। ये एक सबके लिए होना चाहिए, और मैं तो ये कहूंगी कि ये स्कूल के बच्चों के लिए भी होना चाहिए। आप अच्छा। जितने जल्दी शुरू करते हैं बहुत अच्छी बात है, तो आप अभी से शुरू कीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और हमें बच्चों से को भी सिखाना चाहिए कि आप नियमित रूप से सेविंग्स करें, इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। और अगला सवाल कि अगर किसी फिल्म के रीमेक में हीरो हीरोइन बनने का मौका मिले, आप कौन सी? अच्छा। ओ माय गॉड, मैं आपसे कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखती हूँ। मुझे इतना शौक नहीं है कि फिल्म में मैं हीरो। मुझे लगता है कि किसी को देखना भी चाहिए, कोई दर्शक भी होना चाहिए, तो मैं दर्शक ही ठीक हूँ। ओके। और आपको बट अगर अपना। आप मुझे हाँ। पूछते हैं बॉलीवुड के बारे में, तो मैं ये कहूंगी कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी आशा ताई की तरह सुर में गा सकूं, उस एनर्जी और खुशहाली के साथ, तो क्या ही मेरा भाग। हम्म। ओके। और दूसरा सवाल, यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ एक दिन के लिए नहीं तो पूरा जिंदगी पर बदलना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? हाँ, ओ माय गॉड, आपने मुझे बहुत सोच में डाल दिया कि जीवन किसी के साथ बदलना होगा तो आई वुड पास ऑन दिस ऑप्शन, क्योंकि अच्छा। मुझे लगता है कि हर किसी की जीवन यात्रा उसकी अपनी हम्म। होती है। हम्म। हम यहाँ पे कुछ अपना सीखने समझने के लिए आए हैं, और अ, हमारा सीख जो है वो हमारे कर्मों में उतरनी चाहिए। और तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो किसी और का सक्सेस उनकी मेहनत का नतीजा होता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे इनकी जिंदगी आसान है, बट ऐसा बहुत बार नहीं होता है। उनके जिंदगी के आयाम हमें पता नहीं होते हैं, और हमारी जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत होती है। और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि एक शब्द होता है जिसे हम समाधान कहते हैं, राइट? आपको बहुत बड़ा बनना होता है, बहुत आगे जाना होता है, बट आपको इस जर्नी पे एक पॉइंट वो भी डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे आपको वो समाधान मिल रहा। हम्म। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा समाधान का पॉइंट पता है, और मैं अपनी इस जर्नी से बहुत खुश हूँ। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे भगवान ने ये पेरेंट्स के साथ और इस जगह पे, इस सिटी में, इस भारतवर्ष में पैदा किया है। आई वुडंट चेंज इट।
वंडरफुल, बहुत क्लैरिटी है आपको। और आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड में आपकी तरफ ये है कि एक आधुनिक यंत्र जो आप देखना चाहेंगे या कोई कहे तो खुद इन्वेंट करना चाहिए। एक आधुनिक यंत्र जो खुद इन्वेंट करना चाहे। या आप चाहें कि ऐसा होना चाहिए कुछ, कोई कोई गैजेट, मॉडर्न गैजेट। अम, मैं ये सोचती हूँ राइट कि अगर ऐसा कोई गैजेट हो कि फॉर एन एवरी फॉलन ट्री अ न्यू ट्री यू नो ग्रोस, यानी अच्छा। आपने एक पेड़ काटा तो दूसरा हम्म पेड़ उसके बाजू में अपने आप उतना ही बड़ा हो। हम्म और जितने पेड़ आज तक कट चुके हैं, अगर उनकी जगह पे अपने आप वो जंगल फिर से लौट आए तो क्या ही हो। तो ये शायद मेरा सपना हो सकता है या ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं। बट मुझे पेड़ों का बहुत शौक है और ऐसा लगता है कि काश हमारे जंगल फिर से लौट आए तो क्या ही बात हो। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा तो आपका ख्याल रिस्पॉन्स। ख्याल ही सच्चाई में तब्दील होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा ही किसी टाइम हम भी चाहेंगे हो। और आपके इस मैनिफेस्टेशन में हमारी भी एक कहते हैं ना, होप भी जुड़ी हुई है कि कोई तो ऐसा बनाए ताकि हम वापस वही हरे भरे जंगल दोबारा से देख पाएंगे। एब्सोल्युटली। राइट। और शर्मिला जी, आखिरी एक सवाल है। आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि जो सेवानिवृत्ति की योजना शुरू करने के लिए बहुत युवा महसूस करते हैं, मीन्स पीपल हु थिंक दे आर टू यंग टू स्टार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, उन लोगों के लिए आपका सलाह क्या है? आ, मैं ये कहूंगी कि दैट इज योर, आपका वही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास वक्त ज्यादा है हम्म राइट। क्योंकि हम हर किसी को पता है कि हमारा जीवन जो है वो असीमित नहीं है, इसकी एक सीमा है राइट, किसी न किसी दिन। बट आपके हाथ में जो आज है राइट, आपकी युवा अवस्था वही आपका सबसे बड़ा साधन है। तो आप उसे क्यों ना शुरू करें। और आप जितनी जल्दी उसे शुरू करेंगे आपको उतने ज्यादा ज्यादा वक्त मिलेगा। क्योंकि फाइनेंस में एक शब्द आपने बहुत कॉमनली सुना होगा जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं राइट, कि आप एक डालते हैं उसके 4 8 10 कंपाउंड होते होते आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है आपको समय के साथ मिलता है, जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं राइट। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके आगे की लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। तो मैंने जैसे कहा कि नाउ इज राइट, सो स्टार्ट नाउ एंड स्टार्ट राइट अवे। हम्म तो यू आर नेवर टू यंग, नेवर टू ओल्ड टू डू एनीथिंग इन लाइफ राइट। और अगर आप यंग हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी शुरू करेंगे जल्दी खत्म करेंगे। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। फैबुलस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? और मुझे बहुत मजा आया। आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, आपके साथ दिल खोल करके मैं बात कर पाई, अपने विचार रख पाई, तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच कि आप मुझे यहाँ बुलाया। मोस्ट वेलकम। और हम दूसरा एपिसोड मराठी और इंग्लिश में भी करेंगे। जरूर। राइट, तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड शर्मिला पुराणिक जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आप सभी से एक विनती है कि अगर आपने टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। निश्चित रूप से उन्हें भी फायदा होगा या उन्हें भी कोई टिप्पणी जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। और अब हम आ गए हैं अपने कम ज्ञात तथ्य वाले यानी ट्रिविया सेगमेंट पे। और आज का सबसे पहला तथ्य है, दिलचस्प तथ्य है कि वित्तीय नियोजन एक आधुनिक अवधारणा की तरह लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें 2000 ईसा पूर्व यानी कि 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया तक जाती हैं, जहां वित्तीय रिकॉर्ड रखने के पहले रूप पाए गए। प्राचीन व्यापारियों ने संरचित वित्तीय प्रबंधन की शुरुआत को चिन्हित करते हुए लेन देन, ऋण दायित्वों और व्यावसायिक समझौतों को ट्रैक करने के लिए मिट्टी की गोलियों का उपयोग किया था। प्रसिद्ध हम्मुराबी की संहिता लगभग 1754 ईसा पूर्व में
ऋण, ब्याज दरों और संपार्श्विक पर विस्तृत कानून भी शामिल थे, अनिवार्य रूप से शामिल थे। जिम्मेदारी से धन की योजना बनाने और प्रबंधन के लिए पहले वित्तीय नियम बनाए गए। और दूसरा तथ्य ये है कि समुद्री व्यापारियों के धन की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक बीमा योजनाएं बनाई गई। 14वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं पर अपने धन को जोखिम में ढालने वाले व्यापारियों के लिए बीमा पॉलिसियों के रूप में वित्तीय नियोजन के प्रारंभिक रूप उभरे। और व्यापार अत्यधिक लाभदायक लेकिन जोखिम भरा था, और इसलिए भूमध्य सागरीय बंदरगाह शहरों में व्यापारियों ने पहला समुद्री बीमा समझौता विकसित किया। और अभीर निवेशकों को तूफान, समुद्री डकैती मीन्स डैकोइट्री बोलते हैं, और पायरेट्स या जहाज की तबाही के संभावित नुकसान को कवर करने के लिए संसाधनों को एकत्रित किया। और इस सहकारी मॉडल ने व्यापारियों को जोखिम कम करने की अनुमति दी और अधिक रणनीतिक निवेश योजना को प्रोत्साहित किया, जिससे जोखिम प्रबंधन और विविधीकरण जैसे आधुनिक वित्तीय नियोजन सिद्धांतों को मार्ग प्रशस्त हुआ। सो दिस इज हाउ इंश्योरेंस हैज इमर्ज्ड। और तो दोस्तों, ये था आज का सामान्य ज्ञान। और हम आपके तरफ से सुनना चाहता हूं कि व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और आपने ये इन्वेस्टमेंट या तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी देखे। आप अगर ये एपिसोड को यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिले तो पे वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और चलिए, यहीं पर समाप्त करता है आज का एपिसोड। दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।